एक मिनट की सफलता बरसों की असफलता की कीमत चुका देती है और हमारे आलस्य की सज़ा सिर्फ हमारी असफलता नहीं है दोस्तों, दूसरों की सफलता भी है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल क्लासेस पर। तो दोस्तों हम एलटी एग्ज़ाम के लिए शिक्षण अभिरुचि का पूरा साइकोलॉजी का कोर्स करा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं आपको। तो इसका आज भाग 2 है, ठीक है दोस्तों। और जिसने भी फर्स्ट भाग नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप देख लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा, हमारा जो यूकेएसएससी ने आपका ऑफिशियल जो सिलेबस दिया हुआ है, वो सिलेबस आपका यूकेएसएससी का जो सिलेबस है वो उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो कल हमने कवर किए थे 2 टॉपिक, शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवर्ती, सामाजिक परिपक्वता। आज हम आपका टॉपिक क्लियर करेंगे शिक्षा के प्रति अभिवर्ती। ये टॉपिक आज हम क्लियर करेंगे, शिक्षा के प्रति अभिवर्ती। और इसी टॉपिक में 2 टॉपिक हैं, इसी के अंदर शिक्षण सूत्र व मैक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण, ये भी हम इसी टॉपिक के अंदर ही कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा कौन कौन से टॉपिक है, शिक्षा के प्रति अभिवर्ती और शिक्षण सूत्र और सूक्ष्म शिक्षण। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके एलटी एग्ज़ाम में और एलटी एग्ज़ाम 2018 और लेक्चरार का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 2021 का, उसमें भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। वे भी आपको इसी वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा के प्रति अभिवर्ती। शिक्षा के प्रति अभिवर्ती शिक्षण, सबसे पहले बात करते हैं शिक्षण। लक्ष्य को साधते हुए किसी को सिखाना ही शिक्षण कहलाता है। टीचिंग यानी कि अपने लक्ष्य को साधते हुए ही किसी को सिखाना टीचिंग कहलाता है। मतलब हमें बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, उसी को लक्ष्य मानते हुए जब हम बच्चे को सिखाते हैं तो उसे ही हम शिक्षण यानी कि टीचिंग कहते हैं। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इसमें त्रिध्रुवीय, एक छात्र, एक अध्यापक और एक क्या होता है, पाठ्यक्रम। बिना छात्र के भी हम नहीं पढ़ा सकते, बिना अध्यापक के भी ये नहीं पढ़ सकते और बिना पाठ्यक्रम के भी यह प्रक्रिया अधूरी मानी जाएगी। यानी कि यह प्रक्रिया त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। एक पर अध्यापक, एक छोर पर आपका छात्र और एक छोर पर आपका पाठ्यक्रम होता है। यह क्वेश्चन आपका अभी लेक्चरार की जो स्क्रीनिंग परीक्षा हुई थी लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रवक्ता की, उसमें आया था कि शिक्षण एक कैसी प्रक्रिया है, वह एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। यह शिक्षण में कौन कौन से माध्यम होते हैं, ये क्वेश्चन आया था। छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम की विशेषताएं। अब हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए जिससे बच्चा अच्छी तरीके से उसे समझ पाए और अध्यापक उसे अच्छी तरीके से समझा पाए। पाठ्यक्रम लचीला और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि पाठ्यक्रम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, ना तो ज़्यादा कठोर हो ना ज़्यादा स्लो हो, मतलब ठीक है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब उसमें सभी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम सामाजिक अवस्थाओं के अनुरूप होना चाहिए। पाठ्यक्रम में कुछ चीज़ें समाज से रिलेटेड डालनी चाहिए जिससे बच्चे का सर्वांगीण और सामाजिक और संवेगात्मक विकास भी हो सके। पाठ्यक्रम अभ्यास पर आधारित होना चाहिए, यानी कि पाठ्यक्रम में अभ्यास भी होनी चाहिए, एक्सरसाइज, जिससे वह प्रैक्टिस करके अपने कौशल को विकसित कर सके। पाठ्यक्रम
पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम है वो बच्चे के पूर्व ज्ञान पर ही आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम मानसिक स्तर नैतिक मूल्यों के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम जो है वो मानसिक स्तर नैतिक मूल्यों के अनुसार होना चाहिए कि सभी प्रकार के बच्चों के हम मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग बच्चे को समझा सके और उसमें नैतिक मूल्य यानी कि समाज में कैसे किस तरीके से व्यवहार करना है उसे हम पाठ्यक्रम में शामिल करते हुए चलना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसी में इंक्लूड किया हुआ है वो है शिक्षण सूत्र यानी कि टीचिंग रूल्स। यहाँ से आपका LT 2018 में एक क्वेश्चन आया था, वो यही था पहला ही क्वेश्चन कि ज्ञात से अज्ञात की ओर यानी कि नॉन टू अननोन ये क्या है। ये टीचिंग रूल है, टीचिंग मेथड है या टीचिंग स्किल है या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार का आपके LT एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था। तो ये आपका शिक्षण सूत्र था। कुछ बच्चों ने अधिकतर बच्चों ने टीचिंग मेथड पर लगा दिया था, जिसने नहीं पढ़ा होगा तो उनका गलत हो गया था। ठीक है, तो यह एक शिक्षण सूत्र है, शिक्षण विधि नहीं है, शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं जो चीज़ हमें ज्ञात होती है पहले बच्चे को वो दिखाया जाता है। जैसे हम बच्चे को ट्रायंगल के बारे में बता रहे हैं तो बच्चे को हम सबसे पहले समोसे के बारे में बताएंगे कि आपने बच्चों समोसा देखा है, वो देखेंगे हाँ ये आकृति कैसी है तो बोलेंगे समोसे के आकार की। हाँ दोस्तों समोसे में ये 3 ये होते तो ऐसे ही हमारी आकृति होती है क्या कि ट्रायंगल की। तो इस प्रकार से बच्चे को समझाना होता है। जैसे हमने B.Ed BTC और आपने DLED में माइक्रो टीचिंग के दौरान बच्चों को सिखाया होगा। हमें अपने टॉपिक की ओर बच्चे को लेकर आना होता है। तो वही है ये ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो देखिए दोस्तों क्या है ये, उदाहरण देकर पता करना कि बच्चे को अज्ञात टॉपिक पर ले जाना। उदाहरण देकर हम बच्चे को अज्ञात टॉपिक पर ले जाते हैं और इसी विधि को हम कहते हैं आगमन विधि। अगर हम इसे आगमन विधि जो आगमन विधि है उसमें भी हम ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। बच्चे को समाज से रिलेटेड ज्ञात चीज़ों के बारे में बताते हैं, फिर उसे हम अज्ञात चीज़ों को बताते हैं। ठीक है, यह जो विधि है यह DLED यानी कि प्राथमिक विद्यालयों के या प्राथमिक बच्चों के लिए बहुत अधिक उपकारी विधि है, आगमन विधि। और यह आगमन विधि किसने दी थी? अरस्तु ने यह आगमन विधि दी थी अरस्तु ने। और इसी के जैसी बिल्कुल संश्लेषण विधि भी है, उसमें भी ऐसे ही होता है कि अंश से पूर्ण की ओर जाते हैं, अंश से पूर्ण की ओर जाते हैं संश्लेषण विधि में। इसके बाद सरल से कठिन की ओर यानी कि सरल से कठिन की ओर, ये भी आपका शिक्षण सूत्र है। पहले हम बच्चे को सरल चीज़ें सिखाएंगे, उसके बाद हम उसे कठिन चीज़ें सिखाएंगे। अगर आप बच्चे को कठिन चीज़ें स्टार्टिंग में जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ाया मैथ्स में और आपने कठिन क्वेश्चन दे दिया स्टार्टिंग में, तो बच्चा उससे असहज हो जाएगा और टॉपिक को समझने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर देगा। इसलिए पहले अध्यापक को सरल चीज़ें पूछनी चाहिए, फिर स्तर को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। यह जो आपका शिक्षण सूत्र है यह आपका आगमन विधि से रिलेटेड भी है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर किस विधि में पढ़ाया जाता है? उसमें पढ़ाया जाता है आपका आगमन विधि में। पहले उसे उस पाठ से रिलेटेड बाह्य उदाहरण प्रस्तुत करके टॉपिक पर लाया जाता है। अपना जो प्रकरण है उस पर हमने B.Ed, आप सभी ने B.Ed DL या BTC में जब माइक्रो टीचिंग की होगी तो उसमें आप बच्चे को अपने प्रकरण पर लेकर आए होंगे। नेक्स्ट देखिएगा मूर्त से अमूर्त की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। मूर्त दोस्तों वो होता है जिसे हम छू नहीं सकते, वो होता है मूर्त। और अमूर्त वो होता है जिसे हम छू सकते हैं। और स्थूल यानी कि कोई बड़ी चीज़ जिसे हम छू सकते हैं, सूक्ष्म यानी कि कोई छोटी चीज़।
पहले बच्चे को वस्तु दिखानी चाहिए, पहले बच्चे को वस्तु दिखानी चाहिए मूर्त से अमूर्त की ओर या स्थूल से सूक्ष्म की ओर। फिर अगर वस्तु को हटा भी दे तो उसका ध्यान वस्तु पर ही केंद्रित होता है। तो पहले बच्चे को वस्तु दिखानी चाहिए। जैसे बच्चे को हमने गेंद दिखा दी, बॉल के यह गोल है, तो फिर हम अगर गेंद को हटा भी दे तो वह उसके दिमाग में बन जाती है। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि पूर्ण से अंश की ओर। पहले बच्चे को हम पूरी चीज़ दिखाई जाती है और उसके बाद उसके छोटे छोटे भागों के बारे में बताया जाता है। यह जो विधि थी, जो अधिगम की जो व्यवहारवादी जो अधिगम थे, जैसे थॉर्नडाइक, स्किनर और वाटसन और पावलोव, उनकी तो थी अंश से पूर्ण की ओर व्यवहारवादी के लिए। और जो गेस्टाल्टवादी थे, कोहलर वगैरह, उन्होंने क्या दिया था कि पूर्ण से अंश की ओर सीखता है बच्चा और पहले उसे पूरी वस्तु दिखाई जाती है। तो इसलिए पूर्ण से अंश की ओर, यह भी आपका टीचिंग रूल है। ये देखिए, अध्यापक को पहले पूरे भाग की जानकारी देनी चाहिए। जो अध्यापक है उसे पहले पूरे भाग की जानकारी देनी चाहिए, बाद में उसके छोटे छोटे भागों की जानकारी देनी चाहिए। जैसे पहले गाड़ी के बारे में उसे बताना चाहिए, फिर गाड़ी के भागों के बारे में। जैसे सबसे पहले आप गाड़ी बताएं उसको और फिर उसके पहियों के बारे में बताएं, फिर खिड़की के बारे में बताएं, तो बाद में उसके। तो पहले गेस्टाल्टवादी जो थे उन्होंने यही बताया कि बच्चा पूर्ण से अंश की ओर सीखता है। ठीक है, सबका अपना अपना मानना है। तो आप टीचिंग रूल को पढ़ सकते हैं, इन्हें याद कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनिश्चितता से निश्चितता की ओर, अनश्योर टू श्योर। बच्चा किसी भी कॉन्सेप्ट यानी कि कॉन्सेप्ट को संप्रत्यय बोलते हैं। बच्चा किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर भ्रांति में रहता है, इसीलिए बच्चे की भ्रांति को ध्यान में रखकर उसके ज्ञान को देना चाहिए ताकि उसका ज्ञान निश्चित हो जाए। यानी कि बच्चे को बच्चे के अंदर अनिश्चितता है, यानी कि भ्रांति है किसी कॉन्सेप्ट को लेकर, तो आप उस भ्रांति को लेकर उसे समझाएं और उसे ज्ञान दें, तो वह उसका ज्ञान निश्चित हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बाल केंद्रित के अनुसार अध्यापक को बालक की अनुभूतियों, व्यवहार तथा रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षा देनी चाहिए। यानी कि अध्यापक को बालक केंद्रित शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण का अर्थ है टुकड़ों में तोड़ना, यानी कि पूर्ण से अंश की ओर, और संश्लेषण का अर्थ है टुकड़ों में जोड़ना, यानी कि अंश से पूर्ण की ओर। ये सभी शिक्षण सूत्र हैं। मनोविज्ञान से तार्किक की ओर। मनोविज्ञान से किसकी ओर? तार्किक की ओर। पहले बच्चों को मनोवैज्ञानिक तरीके से तैयार करना चाहिए तथा उसके बाद बताना चाहिए कि आपको पढ़ना है, तभी बच्चा तार्किक प्रश्न प्रस्तुत कर सकता है। पहले बच्चे को हमें साइकोलॉजिकल तैयार करना चाहिए कि आपको पढ़ना है, तभी वह बच्चा पढ़ सकता है। उपचारात्मक शिक्षण, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? इसमें बच्चे को वही पढ़ाया जाता है जिसमें उसे कठिनाई पैदा होती है। तो यहीं से ऑप्शन बन सकते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण कैसा होता है, क्या पढ़ाया जाता है। इसमें बच्चे को वही पढ़ाया जाता है जिसमें उसे कठिनाई पैदा होती है। हमारे जो शिक्षण से रिलेटेड सूत्र थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम आए हैं आपके माइक्रो टीचिंग पर, जो आपने बीटीसी, डीएलएड या फिर बीएड में की थी। सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण की उत्पत्ति दोस्तों सबसे पहले 1961 में हुई थी। इसका जो नामकरण हुआ सूक्ष्म शिक्षण का, वो हुआ 1963 में। और जो इसके जनक माने जाते हैं वो एचिसन, बुश, एलन व रेयान माने जाते हैं।
सूक्ष्म शिक्षण करते पहले दोस्तों ये सभी व्यक्ति स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में काम करते थे। ठीक है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण की उत्पत्ति हुई 1961 में। प्रोफेसर टर्मन, जिन्होंने बुद्धिलब्धि के लिए अपना सूत्र दिया था, भी इस विश्वविद्यालय से संबंधित थे, जिन्होंने बुद्धिलब्धि का सूत्र दिया था। MA/CA और इंटू 100 ये सूत्र दिया था इन्होंने। सूक्ष्म शिक्षण, आपने माइक्रो टीचिंग की होगी बीएड या डीएलएड में। वहाँ पर हम बच्चों को 4-5 अपने ही क्लास के स्टूडेंट्स जिनके साथ जो हमारे क्लासमेट थे उन्हें ही बिठाकर हम टीचिंग करते थे। तो ऐसी है सूक्ष्म शिक्षण, इसमें बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता अच्छी तरीके से, वही माहौल नहीं होता क्लास वाला, लेकिन इसमें अध्यापक का जो शिक्षण कौशल है वो इम्प्रूवमेंट किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण 5 से 10 विद्यार्थियों को आप बैठा लेंगे, मतलब पूरी कक्षा को नहीं बैठाया जाएगा, 5 से 10 विद्यार्थी बैठा लिए जाएंगे। 5 से 10 मिनट के लिए आपको टीचिंग कराई जाएगी। सूक्ष्म पाठ योजना का निर्माण, यानी कि आपको माइक्रो लेसन प्लान बनाकर जाना होगा। इससे माइक्रो टीचिंग से क्या होता है, शिक्षकों में कौशल विकास किया जा सके, इसलिए माइक्रो टीचिंग हमारे ट्रेनिंग कोर्स में दी जाती है, जिससे कि जो हमारे अध्यापक झिझक महसूस करते हैं उनकी झिझक को निकालना माइक्रो टीचिंग से बहुत अच्छा प्रयास है। तो यह प्रवक्ता का जो अभी लेक्चरर स्क्रीनिंग का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन था कि शिक्षकों में माइक्रो टीचिंग के द्वारा क्या किया जाता है। तो शिक्षकों में स्किल डेवलपमेंट की जाती है, शिक्षकों की, ना कि बच्चों की। बच्चों के लिए नहीं है ये माइक्रो टीचिंग, यह है शिक्षकों के लिए। इसमें शिक्षकों का कौशल का विकास किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत से 1978 में माइक्रो टीचिंग को जानने के लिए दो व्यक्तियों को भेजा गया स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, डॉक्टर BK पासी और डॉक्टर कृष्ण तिवारी को। कहाँ पर भेजा गया माइक्रो टीचिंग को समझने के लिए? 1968 में भेजा गया। ये वहाँ से माइक्रो टीचिंग सीख कर आए और भारत में इसे 1975 में भारत में माइक्रो टीचिंग का क्या हुआ, आगमन हुआ। 1975 में भारत में माइक्रो टीचिंग का आगमन हुआ, वहाँ से सीख कर आए और यहाँ पर इन्होंने आगमन किया, जिसका प्रोजेक्ट NCERT के साथ मिलकर प्रोजेक्ट बनाया और बच्चों पर लागू किया। तो सरकार ने NCERT के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया जिसे बच्चों पर लागू किया। शिक्षक में सूक्ष्म शिक्षण द्वारा क्या का विकास किया जाता है, कौशल विकास किया जाता है। ये आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप याद ज़रूर कर लीजिए कि माइक्रो टीचिंग बच्चों के लिए नहीं होती, अध्यापकों के लिए होती है और अध्यापकों में कौशलों का विकास किया जाता है। देखिए नंबर 1, श्यामपट्ट कौशल, सभी बच्चों को दिख सके, यानी कि जो श्यामपट्ट कौशल है वो अध्यापक में श्यामपट्ट कौशल होना चाहिए, सभी बच्चों को दिख सके, यानी कि 45 डिग्री के कोण पर आप, एंगल पर आप श्यामपट्ट पर अपनी टीचिंग को करेंगे। सेकंड, पुनर्बलन कौशल होना चाहिए अध्यापक के अंदर, यानी कि बच्चों को आप पुनर्बलन दे सके जिससे कि उनकी क्षमता बढ़ सके। आप उन्हें वेरी गुड, गुड, बहुत अच्छा बोलकर उनका पुनर्बलन बढ़ा सकते हैं। प्रश्न प्रवाह कौशल, यानी कि प्रश्न को पूछने की आपकी क्षमता अच्छी होनी चाहिए। प्रस्तावना कौशल, यानी कि बच्चे को पढ़ाते समय आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार बच्चे को आप समझाते हैं, वो आपके अंदर कौशल माइक्रो टीचिंग के द्वारा ही विकसित किया जाता है। ये सभी कौशल आपको माइक्रो टीचिंग के द्वारा आपके ट्रेनिंग कोर्स में विकसित कराए जाते हैं। तो देखिए माइक्रो टीचिंग होती क्या है। माइक्रो टीचिंग की जो साइकिल है उसमें 6 कॉन्सेप्ट है, आपके 6 भाग है माइक्रो टीचिंग के। कितने भाग हैं? 6 भाग हैं सूक्ष्म शिक्षण चक्र के। साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपके 6 भाग हैं माइक्रो टीचिंग के, तो आप इन्हें ज़रा देखिए।
क्या हैं 6 भाग। सबसे पहले पाठ योजना निर्माण यानी कि लेसन प्लान, जो आप घर से बनाकर लेकर जाएंगे। इसके लिए आपको कोई भी समय नहीं दिया जाता, आप घर से बनाएंगे लेसन प्लान, नंबर 1। नंबर 2, टीचिंग, आप जाकर विद्यालय में टीचिंग कराएंगे अध्यापकों की निगरानी में। तो आपको टीचिंग के लिए 6 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद आपकी प्रतिपुष्टि होगी यानी कि फीडबैक मिलेगा कि आपने टीचिंग अच्छी की है या नहीं की है, या आपकी टीचिंग में क्या कमी है, क्या आपके दोष हैं, क्या आपके गुण हैं। वो भी आपको 6 मिनट के अंदर फीडबैक अध्यापक द्वारा दे दिया जाएगा। अगर आपकी टीचिंग अच्छी ना हुई या आपने झिझक महसूस की, अच्छा नहीं पढ़ाया, तो आपको पुनः पाठ योजना के लिए बोल दिया जाएगा कि आप दोबारा से कोई टॉपिक बनाकर अपना लेसन प्लान दोबारा से तैयार करें। उसके लिए आपको सबसे अधिक समय मिलता है 12 मिनट का। फिर आप लेसन प्लान तैयार करके आएंगे दोबारा, तो आपका 5वां पॉइंट होगा पुनः शिक्षण, यानी कि आप दोबारा टीचिंग करेंगे बच्चों के सामने अच्छी तरीके से, दोबारा टीचिंग करेंगे और फिर पुनः आपकी क्या होगी, प्रतिपुष्टि होगी, फीडबैक होगा। तो इस टोटल इस पूरे कार्य में टीचिंग माइक्रो टीचिंग में हमें 36 मिनट का समय लगता है। सबसे अधिक समय हमें पुनः लेसन प्लान बनाने में लगता है। और सूक्ष्म टीचिंग का जो पहला प्रथम सोपान है वो है हमारा पाठ योजना निर्माण। ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्रथम सोपान क्या है, पाठ योजना निर्माण। और सबसे अधिक समय पुनः पाठ योजना निर्माण में लिया जाता है। कुल समय कितना लिया जाता है, 36 मिनट का। और पाठ योजना निर्माण घर से बनाकर लेकर जाई जाती है। और माइक्रो टीचिंग में कुल कितने सोपान हैं, टोटल 6 सोपान माइक्रो टीचिंग में हैं। नेक्स्ट देखिएगा, परियोजना निर्माण हेतु कालांश का समय आरक्षित नहीं होता, यानी कि परियोजना यानी कि माइक्रो टीचिंग के लिए कोई भी आपको समय नहीं दिया जाता, आप घर से बनाकर लेकर जाते हैं लेसन प्लान। ठीक है जी। सर्वाधिक समय पुनः पाठ योजना हेतु आरक्षित है, कितने मिनट का, 12 मिनट का आपको पुनः लेसन प्लान बनाने के लिए समय दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण गुण, सूक्ष्म शिक्षण गुण, सूक्ष्म शिक्षण के क्या गुण हैं, क्या उनसे लाभ है। मनोवैज्ञानिक शैक्षिक नवाचार, यानी कि यह एक साइकोलॉजिकल शिक्षण का, टीचिंग का एक क्या है, नवाचार है, नया तरीका है। यह छात्र केंद्रित शैक्षिक नवाचार है। इसमें छात्र को केंद्र में रखकर पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षकों में कौशल का विकास होता है, ना कि बच्चों में। शिक्षकों में कौशल का विकास होता है, ये लेक्चरार में आया है, अभी बताया था आपको। नंबर 4, इसमें दब्बू तथा झिझक रखने वाले शिक्षकों हेतु उपयोगी है, यानी कि कोई दब्बू है या कोई झिझक रखता है या उसे बोर्ड पर पढ़ाने में झिझक होती है, तो उसे उनका ये झिझक निकालना ही इस कौशल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यह व्यावसायिक कुशलता प्रदान करती है, यानी कि एक कुशल अध्यापक वही होता है जिसमें अपना व्यवसाय के प्रति व्यावसायिक गुण हो, वह बच्चे को पढ़ा सके। तो यह व्यावसायिक कुशलता भी माइक्रो टीचिंग के द्वारा ही हमें प्रदान की जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, माइक्रो टीचिंग के जो दोष है उन पर ज़रा नज़र मार लीजिए, क्या हैं इसके दोष। वास्तविक शिक्षण परिस्थितियों का अभाव होता है, जैसे हम क्लास में डायरेक्टली पढ़ाते हैं बच्चों को, तो ऐसा कोई भी परिस्थिति नहीं बनती, बल्कि हम 5 से 6 क्लासमेट जो हमारे क्लास के जो पार्टनर होते हैं उन्हें बिठाकर पढ़ा लेते हैं, या बच्चों को 4-5 बच्चों को बिठाकर भी पढ़ा लेते हैं, यानी कि वास्तविक परिस्थिति का इसमें अभाव होता है। सेकंड देखिए, यह नवाचार वर्तमान समय की दृष्टि से अधिक लंबा माना जाता है। मतलब एक बच्चे को आप इसमें 36 मिनट का समय दे रहे हैं, तो आपके अगर बीएड कोर्स में आपके 50 बच्चे भी होंगे तो आप देख लीजिए कितना समय होगा। तो इसीलिए नवाचार जो है यह अधिक लंबा माना जाता है।
मंदबुद्धि बालक इसका लाभ नहीं ले सकते। जो मंदबुद्धि के जो बालक हैं वो इसका लाभ नहीं ले सकते। ये इसके दोस्त थे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो दोस्तों? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है। तो हमारा चैनल का नाम है विशाल क्लासेस इमली खेड़ा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।